जय हिंद साथियों, ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको पता है कि एसएससी एमटीएस का पेपर नज़दीक आ चुका है, तो हम छोटे से छोटे वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि कम समय में आपकी बेहतर तैयारी हो सके। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में? जनगणना के बारे में। देखो, सार्क के बारे में बात कर चुके हैं, पहले हम ब्रिक्स के बारे में बात कर चुके हैं, उससे बाद में हम एक वीडियो और बना चुके हैं, और आज हम किसके बारे में बात करेंगे? जनगणना के बारे में। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में, एमटीएस क्या, सीजीएल ले लो, रेलवे ले लो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, एक या दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बज चुका है बिगुल युद्ध का, हो जाओ साथियों तैयार, जनगणना ख़त्म करेंगे एक वीडियो में, आएंगे यहाँ से प्रश्न 1000। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो से आपके लगभग जितने भी जनगणना के से प्रश्न आते हैं, सबके सब इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। छोटा सा वीडियो है, ना आपको बोरिंग फील होगा, ना आपको वीडियो को छोड़ के जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एक वीडियो में सब खत्म। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। देखो, जनगणना की बात करें तो जब से शुरू हुई थी और आज तक की जनगणना के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में जनगणना की शुरुआत। देखो, भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन काल में, जबकि नियमित जनगणना, अब नियमित जनगणना का मतलब ये है कि भारत में जो जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है? 10 वर्ष के अंतराल में। तो ये जो 10 वर्ष के अंतराल वाली जनगणना है, कब से शुरू हुई थी? 1881 से। और उस समय पर वायसराय कौन थे? आपके लॉर्ड रिपन। प्रश्न आया कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना। देखो, भारत आज़ाद हुआ कब? 1947 में। तो उसके बाद में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो हुई थी 1951 में। याद हो तो यहीं से एक प्रश्न बनता है कि भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1951 में। और प्रथम जनगणना भी कब हुई थी स्वतंत्र भारत की? 1951 में। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। भारतीय जनगणना के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? हेनरी वाल्टर को। हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना वर्ष 1830 में ढाका में पहली बार किसने आयोजित करवाई थी? हेनरी वाल्टर ने। और इसी कारण से इनको बोला जाता है भारतीय जनगणना का जनक या फिर पिता। प्रश्न आ जाए कि जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। कौन? जनगणना। अब देखो, जनगणना और जनसंख्या दो टॉपिक हैं। तो जनगणना तो आती है आपकी संघ सूची में, यानी कि जिस पर सिर्फ कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार। आर्टिकल किस में लिखा हुआ है? 246 में ये बात लिखी हुई है कि जनगणना किस सूची में आएगी? संघ सूची में। जनसंख्या की बात करें तो समवर्ती सूची में आती है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों क्या बनाते हैं? कानून। तो जनगणना संघ सूची का विषय है और जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जनगणना संघ सूची और जनसंख्या समवर्ती सूची। आई होप कि इस स्लाइड के जो प्रश्न है आपके क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं अब हमारी अगली स्लाइड पर। जनगणना 2011 एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2011 की जनगणना। देखो, 2011 में तो जनगणना हुई थी, अब कब होने वाली थी? 2021 में। लेकिन 2021 में जनगणना हो नहीं पाई कोरोना के कारण। लेकिन जनसंख्या के जो कुछ आंकड़े हैं वो हमारे सामने आ चुके, तो उनके बारे में हम बात करेंगे लास्ट में। सबसे पहले बात करते हैं जनगणना 2011 की। अब यहाँ पर देखो, 2011 का जनगणना का शुभंकर कौन है? प्रगणक शिक्षिका। जैसे कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर आपके क्या है? मेराइतोवा। इसी तरीके से जनगणना 2011 का शुभंकर कौन है? आपका प्रगणक शिक्षिका। आदर्श वाक्य है इसका, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। जनगणना आयुक्त की बात करें तो 2011 की जनगणना के जो आयुक्त हैं वो कौन है? सी चंद्रमौली। भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें बच्चे का नाम, यानी कि भारत में जब जनगणना की गई तो 1 अरबवें पर जिसका नाम आया उस बच्चे का नाम क्या रखा गया? आस्था। इस प्रश्न को भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम। अब देखो, इतना तो सब बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? यूपी की। लेकिन कुछ और राज्य हैं, मान लो आपसे बढ़ता हुआ क्रम पूछ ले, बोल दे कि भारत में जो जनसंख्या है उसमें दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है, तो फिर उसका क्या होगा? तो प्रश्न है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम।
पहले नंबर पर कौन आता है? उत्तर प्रदेश। दूसरे पर कौन आता है? महाराष्ट्र। तीसरे पर है बिहार और चौथे पर कौन है? पश्चिम बंगाल। इससे ज़्यादा ना तो एग्जाम में पूछा जाएगा, ना आपको याद करने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों का क्रम। तो सबसे कम किसकी है? सिक्किम की। क्षेत्रफल में सबसे कम कौन है? गोवा। जनसंख्या में सबसे कम कौन है? सिक्किम। उसके बाद में उससे ज़्यादा किसकी है? मिजोरम की। और उससे ज़्यादा किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की, जहाँ पर भारत में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? दीफू दर्रा। ये सब बाद की बातें हैं। वर्तमान में हमारा जो ध्यान है वो किस पर होना चाहिए? जनगणना 2011 पर। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में भारत में कितने लोग रहते हैं? 382 व्यक्ति। अगली स्लाइड पर जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और अगर आपको हमारी मेहनत दिखाई दे रही है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। प्रश्न है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। पहले पर कौन आएगा? बिहार। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 1106। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 1028 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। और केरल में कितने व्यक्ति रहते हैं? 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखो, इतना तो सब बता देते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? बिहार की। लेकिन हो सकता है कि वो दूसरे नंबर पर पूछ ले, हो सकता है कि आपको बढ़ता हुआ क्रम पूछ ले, घटता हुआ क्रम पूछ ले। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? बिहार की। फिर किसकी है? पश्चिम बंगाल की। और उसके बाद में किसकी है? केरल की। प्रश्न है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। सिर्फ और सिर्फ 17 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। प्रश्न है कि 2011 की जो जनगणना है 15वें नंबर की है तथा आज़ादी के बाद की कौन से नंबर की है? 7वें नंबर की। देखो, जनगणना कब शुरू हुई थी? 1872 में। नियमित शुरू हुई थी 1881 में। आज़ादी के बाद शुरू हुई थी 1951 में। तो इस तरीके से वैसे तो 2011 की जनगणना कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की। लेकिन आज़ादी के बाद की बात करें तो कौन से नंबर की है? 7वें नंबर की। 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर। इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं आपके। साक्षरता दर, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या, स्टेट की जनसंख्या, तो ये सब बातें आपसे पूछी जाएंगी। प्रश्न है कि 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 74.04%, जो कि 1947 में सिर्फ कितनी थी? 18%। वर्तमान में कितनी है? 74.04। 1947 में कितनी थी? 18%। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 82.14%, जबकि महिलाओं की बात करें तो कितनी है? 65.46%। देखो, ये आंकड़े आपको जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं वैसे के वैसे याद करके जाने हैं, क्योंकि एग्जाम में आजकल ऐसे के ऐसे पूछे जाते हैं। तो साक्षरता दर कितनी है? 74.04। पुरुषों की कितनी है? 82.14, जबकि महिलाओं की कितनी है? 65.46। प्रश्न आ जाए कि 2011 की जनगणना में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो आपका कौन सा है? लक्षद्वीप। 92.28% लोग यहाँ के क्या हैं? पढ़े लिखे। और सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? दादर नगर हवेली। कितने लोग पढ़े हुए हैं? 76.2%। तो देखो, भारत की जो साक्षरता दर 74.04। पुरुषों की बात करें तो 82.14। महिलाओं की बात करें 65.46। सबसे अधिक साक्षरता दर की बात करें तो कौन है? लक्षद्वीप, 92.28%। सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है आपका? दादर नगर हवेली। 76.2% लोग यहाँ के क्या हैं? पढ़े लिखे। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य, तो वो कौन है आपका? केरल। 93.91% लोग यहाँ के क्या हैं? पढ़े लिखे। केरल की पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 96.11%। और महिलाओं की बात करें तो 92.07%। दूसरा नंबर किसका आता है फिर? मिजोरम का। यानी कि केरल के बाद में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपको कहाँ पर मिलेंगे? मिजोरम में। कितनी है? 91.3%। सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो किसकी है? बिहार की। 63.82%, जो कि कितने नंबर पर आता है? 35वें नंबर का। पुरुष साक्षरता दर की बात करें 71.20%,
जबकि महिला साक्षरता दर की बात करें 51.50%। तो प्रश्न आ जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार। देखो, हो सकता है कि नए आंकड़े जो 2021 के आएंगे, 2021 में जनगणना हुई नहीं है, लेकिन अब जो जनगणना होगी उसमें जो नए आंकड़े होंगे उसमें हो सकता है कि आपको बिहार का नाम ही देखने को ना मिले, क्योंकि कुछ महान टीचर जैसे कि खान सर हो गए, ऐसे टीचरों ने हो सकता है कि बिहार की जो साक्षरता दर है उसमें आपको बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। 63% तो कभी नहीं देखने को मिलेगा। खान सर जैसे टीचरों की वजह से ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। 34वें नंबर की बात करें तो कौन है? अरुणाचल प्रदेश। 65 पॉइंट में 68% लोग यहाँ के क्या हैं? पढ़े लिखे। 2001 से 2011 के बीच भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.7%। यानी कि भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी थी? 17.7%। यानी 10 सालों में भारत की जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी? 17.7%। प्रश्न आता है कि जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे कहते हैं? यानी कि ऐसा वर्ष जिसमें भारत की जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हो गई थी? घट गई थी। बढ़ने की बजाय क्या हुई थी? घटी थी। तो वो कौन सा वर्ष है? 1921। इसको महाविभाजक वर्ष बोला जाता है। इसमें जो वृद्धि दर है कौन सी देखी गई थी? ऋणात्मक। और ऋणात्मक कितनी देखी गई थी? -0.31%। यानी कि बढ़ने की बजाय जनसंख्या क्या हुई थी? घटी थी। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। देखो, जनसंख्या घनत्व क्या होते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, उसको बोला जाता है जनसंख्या घनत्व। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। 11,320 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया? दिल्ली। सबसे कम कौन हो गया? अंडमान निकोबार। 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में कितने व्यक्ति रहते हैं? 17 व्यक्ति। और अंडमान निकोबार में कितने व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में? 46 व्यक्ति। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? केरल। कितना है? 1084। यानी कि 1000 लड़के अगर देखने को मिलेंगी तो 1084 आपको क्या देखने को मिलेंगी? लड़कियाँ। यानी कि लड़कों से 84 लड़कियाँ वहाँ पर क्या है? ज़्यादा। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा। कितना है? 877। अगर 1000 लड़के देखने को मिलेंगे तो लड़कियां सिर्फ कितनी मिलेंगी आपको? 877। ठीक है, यानी 123 जो लड़के हैं वहाँ के क्या रहते हैं? कंवारे रहते हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पांडिचेरी। कितनी है? 1037। यानी 1000 लड़के, 1037 लड़कियाँ। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दमन और दीव। यानी 1000 तो लड़के मिलेंगे और सिर्फ लड़कियां कितनी मिलेंगी? 618। यह आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा कम है। 1000 लड़के, 618 लड़कियां। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य। देखो, भारत की टोटल ओवरऑल वृद्धि दर कितनी थी? दशकीय 17.7%। जबकि अगर एक प्रॉपर स्टेट की बात करें तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किसने करी? मेघालय ने। यानी कि सबसे ज़्यादा मेहनती लोग कहाँ पर हैं? मेघालय में। कितनी करी? 27.9%। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? नागालैंड। कितनी है? -0.6%। इसीलिए डायरेक्ट एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा कि 2011 की जनगणना में ऐसा कौन सा राज्य था जिसकी जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई थी? घटी थी। यानी कि जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई थी? घटी थी। तो ऐसा एकमात्र राज्य कौन सा था? नागालैंड। कितनी घटी थी? -0.6%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर नगर हवेली। 55.5%। यानी यहाँ के जो लोग हैं मेघालय से भी ज़्यादा हैं क्या हैं? मेहनती। मेघालय के तो मेहनती थे ही, जिन्होंने कितनी जनसंख्या बढ़ाई? 27.9%। जबकि दादर नगर हवेली के लोगों ने कितनी बढ़ाई? 55.5%। यानी डेडिकेशन लेवल आप देख सकते हो कितना है। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा आपका? लक्षद्वीप। कितनी है? -6.3%। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? यानी कि जो भारत की जनसंख्या है 121 करोड़, उसमें ग्रामीण में कितने लोग रहते हैं? 68.8%। जबकि शहरी जनसंख्या कितनी है? 31.2%। अब देखो, हाल ही का जो आंकड़ा जारी हुआ है वो किसने जारी किया? UNDP ने। ठीक है, जिसमें भारत की जनसंख्या कितनी है? भारत की
कितनी है 142.86 करोड़। और इसी के साथ में हम संसार में फर्स्ट नंबर पर आते हैं जनसंख्या के मामले में। बचपन से हमने पढ़ा था कि संसार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, चीन की, लेकिन हमने इस आंकड़े को लॉकडाउन के बाद में पार कर दिया। फर्स्ट नंबर पर कौन आ गए, हम आ गए, यानी कि भारतवासी। सेकंड नंबर अब किसका हो गया, चीन का, जिसकी जनसंख्या कितनी है 146.57 करोड़, यानी कि हम चीन से कितने आगे निकल गई, 29 लाख। ठीक है, तो जो नई रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है 142.86 करोड़, जबकि सेकंड नंबर पर कौन आता है, चीन आता है 146.57 करोड़। अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर कौन आएगा, चीन, फिर उसके नंबर पर कौन आएगा, भारत, उसके बाद में कौन आएगा, अमेरिका। इस बात को आप ज़रूर याद रखें। तो जनगणना के बारे में जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उतने प्रश्न हमने यहाँ पर करवाने की कोशिश की। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।